Samadhiya, welcome. So, in yesterday's class, we were trying to understand whenever we proceed further with an introduction, so what sort of restrictions are there जिन्हें हमें न सिर्फ फॉलो करना होता है बल्कि हम उन्हें लेके भी चलते हैं। तो कंपटीशन के एग्जाम्स में जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हम नॉर्मली तीन तरह से अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। तीन तरह से, वैसे तो हम बहुत सी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर उनको टेक्निक्स को जो हमने कल सीखी थी उनको नैरो डाउन कर लिया जाए और कोई ऐसी तीन टेक्निक्स जो हैं जिनमें हम ये समझें कि ये वाली वो चीजें हैं जिन्हें हम स्किप नहीं कर सकते हैं, तो वो शायद कुछ ये वाले हमारे पास जो है वो रूल्स होंगे। नंबर वन पे हमारे पास होगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं या स्टैट्स हैं कि आप अपने कंपटीशन के एग्जाम्स में जो ऐसे लिख सकते हैं वो आप जा सकते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ या चैट की तरफ, पर्सनल स्टोरी या एग्जांपल की तरफ और एक इंटरेस्टिंग कोटेशन पे। इन पे कल हम तफसील से बात कर चुके थे, इन तमाम चीजों को हमने समझने की कोशिश की थी। अह, हम देख चुके थे कि किस तरह से हम अपने ऐसे का आगाज करेंगे। अभी मैं आपके पास एक एक्टिविटी जो है वो शेयर कर रहा हूँ और वो एक्टिविटी ये है कि आपने मुझे ये बताना है, एक ऐसे पे हम चलेंगे कि इसमें जो है वो किस तरह का हमारे पास इंट्रोडक्शन जो है वो लिया गया है। तो चलिए जरा एक ऐसे पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप समझ पाते हैं, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उसने टेक्निक जो है वो कौन सी यूज की है अपने ऐसे का आगाज करने के लिए। तो हमारे पास जो है ये आगे हैं जी, तीन जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन है। अब मुझे यहाँ पे बताइएगा, बिफोर आई ट्रैवल टू द यूके लास्ट ईयर, इसमें राइटर कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन को, अपने ऐसे को शुरू करने के लिए। कौन सी टेक्निक है जी, बिफोर आई ट्रैवल टू द यूके लास्ट ईयर। तो इसमें जरा मुझे आप गाइड करेंगे कि राइटर ने कौन से वाली टेक्निक जो है वो यूज की है। सो ओके, महमूद ने आंसर किया इसे, ग्रेट। एनीवन एल्स, बाकियों को क्या लगता है। एक तो हमारे पास हो गया जी, ओके जी, पर्सनल स्टोरी है। ओके जी, ईमन दुरानी साहबा, अली हसन साहब, व्हाट डू यू थिंक। हमारे पास जो है वो कौन सी टेक्निक यूज हो रही है यहाँ पे, जरा मुझे बताइएगा। पर्सनल स्टोरी इज द करेक्ट आंसर कि हमारे पास जो है वो बिफोर आई ट्रेवल टू द यूके लास्ट ईयर। अच्छा, आज ही की डिस्कशन में मैं बताना चाहूंगा आपको कि वोकेबलरी कैसे आप इस्तेमाल करोगे अपने सीएसएस के ऐसे में। वोकेबलरी, लैंग्वेज, ग्रामर कैसे कैसे यूज करोगे, आज ही की डिस्कशन में मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपनी वोकेबलरी को बिल्ड कैसे करते हो। ठीक है, आज ही की क्लास में मैं ये समझाने की भी कोशिश करूंगा कि किस तरह से आपके लिए मुमकिन होता है कि आप अच्छे से अच्छा ऐसे जो है वो लिख सको। कुछ आपके पास जो है स्टेप्स होंगे जिनमें आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हो, ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हो। और आज ही की क्लास में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिसमें कुछ कोटेशंस आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि ये हमारे पास कोटेशंस हैं, ये कोट्स हैं जिनको हम कोट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो मैं कुछ रिफ्लेक्शंस देना चाहूंगा कि ओवरऑल एक ऐसे जो है वो सीएसएस का वो कैसे होना चाहिए, आपका जो कंपोनेंट है एक अच्छे ऐसे के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो पाए जाते हैं, वो यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे। और नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे पास प्रेसिंग कंपोजिशन की क्लास होगी। ठीक है, दानियल, ऐसे के ऊपर हम सफिशिएंट बात कर चुके हैं, अब प्रेसिंग कंपोजिशन पर बात करेंगे अगले वीक में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड एसे, तो कंपोनेंट के ऊपर भी हम लोग जो है वो देखेंगे। अब यहाँ से हम जो है वो पूछ सकते हैं, यार आप ना ये टाइप करने की बजाय आप कर दिया करें। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है वो मेरे पास इंट्रोडक्शन है, एवरीबॉडी नोज द कोलास, दैट स्वीट ऑस्ट्रेलियन एनिमल दैट रिजेंबल्स अ टेडी बियर। तो यहाँ पे कौन सा वाला इंट्रोडक्शन है।
क्या यहाँ पे कोई स्टैट है, कोई फैक्ट है, कोई पर्सनल स्टोरी है, या कोई कोटेशन है? व्हाट सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इज? वेरी गुड एमन गोलानी, आपने बिल्कुल ठीक लिखा। और ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक फैक्ट जो है वो दिया गया। ग्रेट हो गया। अच्छा जी, अब जरा तीसरे नंबर पे देखिएगा। Taoism is an ancient philosophy from Asia that places great importance on the natural world. Taoists believe that the spirits can be found in every person and living. तो ये आपके पास कौन सा वाला है? ये क्या है जी? यहाँ पे जरा देखिएगा और ये बताइएगा कि ये हमारे पास कौन सा एंड पे जो है वो। Taoism is an ancient philosophy from Asia that places great importance on the natural world. Taoists believe the spirit can be found in every person, I think. क्या ये हमारे पास जो है कोई फैक्ट है, कोई इंटरेस्टिंग कोटेशन है? ये हमारे पास क्या है? तो जरा गौर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। नहीं, तीन आपके पास कैटेगरीज हैं, उन तीनों में से आपको चूज करना है कि या तो ये फैक्ट है, या स्टेट है, या आपके पास कोई पर्सनल स्टोरी है, या कोई इंटरेस्टिंग कोटेशन है। क्या है इन तीनों में से? वेरी गुड दानियाल, एक्सीलेंट। ये हमारे पास एक फैक्ट है, एक रियलिटी है जो कि बता रहे हैं। वेरी गुड जी जीशान मजर, डॉक्टर जीशान मजर, ग्रेट होगा। तो अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हमें ये पता चल चुका है कि हमारे पास जो है वो ऐसे के इंट्रोडक्शन को हम ठीक ठाक तरीके से समझ पाए कि क्या क्या हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन में होता है। जब हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स जो देख पाए हैं, इंट्रोडक्शन को हमने देखने की कोशिश की, तो अब थोड़ा सा मजीद डिटेल से कुछ चीज़ों को जो है वो देख लेते हैं। और हम लोग जो है वो कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। अब की दफा कहानी में हमारे पास जो है वो इंट्रो होता है, कंक्लूजन। अब की दफा हमें ये समझना है कि हमें कंक्लूजन कैसा लिखना है। हाउ ऑन अर्थ we are going to jot down the conclusion of our English lesson. Remember one thing, whenever I talk about English essay, I do mention that the four components of English essay are very, very, very important. I wish इसको overemphasize किया जा सकता। First of all, remember one thing, whenever I say about the outline, it is very important. The second important component is the thesis statement. The third important component is your introduction. And the last important component is your conclusion. And when I say all these components are important, you need to understand that there should be a coherence. There should be a direct link between all these components. In case you are talking about outline, you are mentioning a fact in outline, you are mentioning an incident in outline, but your examiner is unable to locate anything in your essay, believe me, it is a blunder. It's not a mistake, it's a blunder. So maybe this time you need to revisit all the details. So, honorable participants, conclusion, the last important part, last but not least. In fact, I would reiterate that it's not the important, it's very important, the importance of a conclusion. So, try to peep, let's try to have a detailed insight. For example, in a scenario, a person whose name is person A, he is attempting his English essay paper. But what happens? He's unable to conclude his English essay. And see, he's unable to complete his conclusion. So the person, he was writing down all the details effectively. He has used all the flow, coherence, connectors, quotations, facts, whatever you can mention. But the conclusion is not there. My question is, what do you think? Your examiner is going to pass that as well?
Your examiner, he is evaluating the paper and the conclusion is not there in the paper. What do you think? What would be the outcome of that particular paper? So your examiner is going to give him the credit for whatever he has done. The answer of this question is, if you are drawing a picture and the picture is without legs, nobody is going to give you anything for the incomplete drawing. So yes, conclusion is that important. So जब आप अपने प्रैक्टिस मोड में होते हो, my recommendation is try to write 500 to 600 words on daily basis. And in case you are not writing these words on daily basis, there's a situation that is known as self-blackmail. So you are in that dilemma. You are in that illusion that you are going to write it directly in the paper. It's not possible. Essay writing is a mechanical activity. It is an art जो आप तभी जो है वो लिख सकते हो जब आपके पास प्रैक्टिस है. कि अल्लाह करे आप इस दफा पास हो जाए, आपने सीख लिया. हाँ जी, ईमानदारी, यू आर अप टू द मार्क. हमारे पास कंक्लूजन में अगर हम बात करते हैं कि कंक्लूजन जो है वो क्या होगा, कंक्लूजन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. द नंबर वन इज इट समराइजेस द मेन पॉइंट्स ऑफ द एसे. नो समरी, नो कंक्लूजन. देखो, कंक्लूजन वो नहीं हमें चाहिए जो आपके माइंड में है, हमें वो चाहिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको फॉलो करते हुए बनाया जा सकता है. सो द फर्स्ट पार्ट इज समराइजेस द मेन पॉइंट ऑफ द एसे. तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स जितनी आपने जो बातें ऊपर की हैं उन्हीं को समराइज करना है, और करना भी एक से दो लाइनों में. तो ये कैसे मुमकिन होगा? अब हमारे माइंड में तो क्वेश्चन आता है कि सर, यू मेंशन्ड यस्टरडे वी आर सपोज्ड टू राइट 25 to 30 paragraphs in CSS paper and 15 to 20 paragraphs in PMS paper. So how on earth we are going to summarize all these paragraphs in just a single paragraph? Oh yes, the confusion is definitely there. Let me tell you one thing. Whenever I talk about summarizes the main point of the essay, मेरा मतलब ये है कि आप थीसिस स्टेटमेंट को बयान कर रहे हो. आपकी थीसिस स्टेटमेंट भी तो सारी की सारी बात की समरी ही है. तो थीसिस स्टेटमेंट तो सर आपने बताया था कि हम इंट्रोडक्शन के पहले पैराग्राफ के आखिर में लिखेंगे, तो यहाँ पे भी लिख देंगे. तो ये तो काफी रिडंडेंट हो जाएगी. हमारा एग्जामिनर तो माइंड करेगा, बिल्कुल माइंड करेगा, अगर आपने ये वाली टेक्निक यूज नहीं किया, अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट को यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया. आपका कंक्लूजन जो है वो आपके ऐसे के बारे में फाइनल कमेंट होता है, जो ऐसे के मेन आइडिया को बताता है. आपका जो कंक्लूजन है वो एक एक्शन को एम्फसाइज कर सकता है जो कि आप चाहते हैं कि आपका रीडर उस एक्शन को ले. कंक्लूजन कैन बी, ये मस्ट है इसके लिए कि रिफ्लेक्शन होना चाहिए. So do not introduce new ideas in conclusion. A conclusion only restates or gives further commentary. Only restates or gives further commentary on the ideas discussed in the essay. Okay. So अब आपने conclusion के अंदर चार टेक्निक्स जो हैं वो पढ़ ली हैं. जरा गौर से देख लीजिएगा, बिकॉज मैं जो अगला क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूँ वो कुछ इन्हीं चार टेक्निक्स को जो समझ पाया है वही दे पाएगा. पहले नंबर पे समराइज कर रहा हो मेन पॉइंट को, दूसरे नंबर पे रीस्टेट कर रहा हो, तीसरे नंबर पे मेक अ फाइनल कमेंट अबाउट द एसेस मेन आइडिया, और फोर्थ नंबर पे मे एम्फसाइज एन एक्शन दैट यू वुड लाइक योर रीडर्स टू टेक. अब अगर हम यहाँ तक चीजें हमारे पास क्लियर हैं, हमें समझ में आ चुकी हैं, तो एक चीज समझ लीजिएगा कि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप आंसर कर पाएंगे. चलिए उन क्वेश्चंस को जरा देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं. ओके जी. पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो कंक्लूजन आपने अभी पढ़ा, इस पैराग्राफ के आखिर में जो है वो कुछ कंक्लूजन जो है वो दिए गए हैं, तो क्या वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे मेंशन हैं? इस कंक्लूजन को, इस पैराग्राफ को हम लोग जो है वो एक दफा पढ़ते हैं. पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, जरा
ध्यान से पढ़ते हैं। अब हमें इंट्रोडक्शन का भी पता चल गया, कंक्लूजन का भी पता चल गया। अब हमने देखी कि वो चार चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए इसे ध्यान से सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। जी मैम प्लीज। Before I traveled to the UK last year, I thought that British food was just fish and chips, roast beef, apple pie, rice, pudding, and endless cups of tea. These foods are popular in Britain, but during my travels, I discovered that there is so much more to eating in the UK. People from all over the world have made their home in Britain, and they have brought with them their own food. Even in small towns, you can find Chinese, Indian, and Italian restaurants, amongst others. The UK can be divided into different regions that each has its own characteristics, foods influenced by the culture of the people who live there. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो एक जस्टिफाइड कंक्लूजन है? क्या वो समराइज करता है? क्या वो अपनी इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स को दोबारा रीस्टेट करता है? सो आपका इस पे क्या कमेंट है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि क्या ये समराइज कर रहा है? क्या ये मेन आइडिया के बारे में बता रहा है? फाइनल कमेंट दे रहा है? नहीं अजहर, एक पैराग्राफ में एक ही इंट्रोडक्शन होगा। एक ही पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन होगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि एक अच्छा लिखा हुआ हमारे पास जो है वो कंक्लूजन है। द नंबर बी पे देखिएगा। हमारे पास जो एक पैराग्राफ है, एवरीबॉडी नोज द koalas, that sweet Australian animal that resembles a teddy bear, although koalas look like toys. They're actually strong climbers and spend their days in the treetops. Mother koalas carry their babies around from tree to tree in a pouch or pocket on their stomach. Although there were millions of koalas in Australia in the past, there are no protected species of animal. As a result of human population growth, deforestation, and hunting, the number of koalas has declined. सो द सेम क्वेश्चन मुझे जरा बताइएगा, क्या यहाँ पे ये कंक्लूजन भी एक जस्टिफाइड कंक्लूजन है, या आप फील करते हैं कि यहाँ पे ये कंक्लूजन जो है वो एक अच्छा कंक्लूजन नहीं है? ये तो अभी हमने देखा सिर्फ एक पैराग्राफ का कंक्लूजन, कुछ पैराग्राफ का कंक्लूजन हमने देखा। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे का कंक्लूजन है। मैं चाहता था कि पहले आप पैराग्राफ को देख लें और उसके बाद एक ऐसे के जो है वो कंक्लूजन को देखेगा। एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, ये हमारे पास एक ऐसे है, चेंजिंग इंग्लिश द अफ्रीकन अमेरिकन इन्फ्लुएंस। हम जो है वो हमारे पास देखने की कोशिश करते हैं। जी इमरान, हम देखने की कोशिश करते हैं। अब की दफा ये हमारे पास एक ऐसे है। इस ऐसे में हमने, इफ यू आस्क एवरेज अमेरिकन व्हिच वेयर द लैंग्वेज कम्स फ्रॉम, दे विल प्रोबेबली से इंग्लैंड। However, English vocabulary has also been influenced by other countries and the groups of the people. पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने ये समझने की कोशिश की है कि ये हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट है। African Americans to both have contributed new words to the English and changed the meanings of some existing words. अब यही थीसिस स्टेटमेंट जो है हमें कंक्लूजन की कौन सी लाइन में मिलती है? फर्स्ट लाइन में हमें मिल जाती है। ठीक है। तो हमें एक चीज ये पता चल जाती है कि जो थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे एंड पे थी उसे हमने कंक्लूजन के फर्स्ट लाइन में मेंशन करना है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा नया वर्ड शुरू नहीं हो रहा, नया आइडिया शुरू नहीं हो रहा कि जिससे हम जो है वो ये कह सकें कि शायद जो है वो ये एक अच्छा कंक्लूजन नहीं है। डेफिनेटली ये एक अच्छा कंक्लूजन है और हमें इसको जो है वो मानना पड़ेगा। अब की दफा आपके पास जो है कुछ इंट्रोडक्शन है और कुछ कंक्लूजन है। करना कुछ यूं है कि आपको इंट्रोडक्शन को कंक्लूजन के साथ मिलाना है। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के दरमियान एक रेलिवेंस मौजूद होती है और हम उस रेलिवेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पहला हमारे पास जो है, हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं आपकी आसानी के लिए। तो पहले नंबर पे हमारे पास है, सुपरमार्केट्स आर द बेस्ट प्लेसेस टू बाय फूड फॉर देयर कन्वीनियंस एंड लोअर प्राइस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये हमारे पास जो है कहाँ से जो है वो आता है, सुपरमार्केट्स आर द बेस्ट प्लेसेस टू बाय फूड बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंस एंड लोअर प्राइस। इसका जो है वो कंक्लूजन कहाँ पर है? इसका कंक्लूजन आप बता सकते हैं? इसका कंक्लूजन कहाँ पर है जो? इसका कंक्लूजन कहाँ पर है? अब जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्या दोनों के अंदर कोई रेलिवेंस मौजूद है? क्या यहाँ पे नंबर ए है और यहाँ पे नंबर 3 है, दोनों में इज देयर एनी रेलिवेंस? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस। अच्छा जी, नंबर बी मुझे बताइएगा। चलें जी, ये तो मिल गया। यहाँ पे नंबर बी, ट्रैवलिंग अब्रोड इज अ वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस। मुझे बताइएगा जरा। हेमंत दुरानी ने सबसे पहले बताया, ग्रेट हो गया जी। यहाँ पे बंदा आ गया। लर्निंग टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन। जी नंबर सी का देखिएगा जरा। नंबर सी बताइएगा मुझे। नंबर सी। ओके, वेलकम सवेरा ताहिर साहिबा। ओके जी, ग्रेट हो गया। हमारे पास जो है नंबर सी जो है वो ये मिलेगा 5 से। ओके जी। नंबर डी, creating and owning a business offer more advantages than working as an employee in a company। नंबर डी जो है वो ये। असर इजाज ने जो है वो सबसे पहले लिखा। अच्छा, मैं जब बोलता हूँ उसके बाद ही लिखा करें ताकि मुझे पता चल सके। ओके जी। नेक्स्ट है जी, मोर हाउसेस शुड बी adapted to use solar energy because it is clean and renewable। नंबर ई जो है वो किससे मिलेगा? ई 6 के साथ मिलेगा। एंड यस इट इज। The World Wide Web can be very useful for research, but it also contains a lot of incorrect information। आप जो है वो नंबर 4 के साथ। अगर आप समझ पाए हो, आपका एग्जामिनर भी यही चाहता है, और वो ये चाहता है कि हमारे पास जो है एक रेफरेंस, एक रेलिवेंस जो है वो जरूर मौजूद होना चाहिए दोनों चीजों के दरमियान। यानी अगर जो है वो कोई चीज आपने मेंशन की है इंट्रोडक्शन में, वही चीज आपके पास कंक्लूजन के अंदर जो है वो मौजूद होनी चाहिए। और अगर वो कंक्लूजन में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो है एक बिल्कुल गलत किस्म का लिखा हुआ कंक्लूजन है। एक ऐसे में मुझे चेक करने का इत्तेफाक हुआ, और वो ऐसे पीएमएस में बहुत अच्छा लिखा हुआ ऐसे था, और मुझे लगता था कि वो ऐसे जो है वो 60+ पे जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है जब हम प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के या सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की बात करते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात कह लीजिए, ये किस्मत कह लीजिए या बदकिस्मती कह लीजिए, कि कंक्लूजन में रेलिवेंस नजर ना आ सकी, जो कि स्टेंस लिया गया था अपने थीसिस स्टेटमेंट में, और जो इंट्रोडक्शन में बातें थी वो सारी की सारी बातें कहीं और थी, और कंक्लूजन जो है वो कुछ और सजेस्ट कर रहा था। यकीन कीजिए कि ऐसा ऐसे एक अच्छा लिखा हुआ है ऐसे। मुझे लगता था कि कोई वो फॉरेन क्वालिफाइड एस्पिरेंट थे, बट जो भी थे, लेकिन चूंकि वो अपने आइडियाज से कन्विंस नहीं कर पाए थे अपने कंक्लूजन में, और वो अपनी थीसिस स्टेटमेंट से डेविएट कर चुके थे, तो अल्टीमेटली तमाम चीज़ों के बावजूद भी वो ऐसे ड्रॉप हुआ। और हम लेकिन उस ड्रॉप से बचेंगे, इन चीज़ों को जो है देखने के बाद कि हम लोग ये देखेंगे कि आप लोग जो हैं वो ये कर सकें।
साइमन सिर्फ क्या पता जो है वो उस सीट पे आप डिजर्व करते हो, तो कल कला को वो पाकिस्तान के एम्बेसडर की हैसियत से किसी को खत भेजें और वो लिखें कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, नीचे वो लिख दें कि फलस्तीन का मसला भी हल होना चाहिए, फिर वो लिखें चाइना के अंदर जो है वो रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनका मसला भी हल होना चाहिए, सॉरी उगी जो उगी हर मुस्लिम जो है उनका भी मसला हल होना चाहिए। तो इट इज समथिंग कि वो बात करते करते जो है वो कहीं और निकल जाते हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ जो है वो किसी और को भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव आवर ओन पैरामीटर्स। अच्छा जी। अब यहाँ पे कहानी कुछ यूं है, जो एक एक्टिविटी है और ध्यान से समझिएगा, अगर मेरी ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इस एक्टिविटी को न सिर्फ एंजॉय करेंगे बल्कि आप एक ऐसी चीज सीख जाएंगे कि जिसके बाद आप सिर्फ कंक्लूजन ही नहीं लिखेंगे बल्कि बेस्ट कंक्लूजन लिखने के काबिल हो जाएंगे। कहानी कुछ यूं है कि हमें एक पैराग्राफ जो है वो पढ़ना है, वही पैराग्राफ जो हमने पहले पढ़ा है। अब उस पैराग्राफ को, वही जो ब्रिटिश फूड वाला था, उसको पढ़ने के बाद मैं आपको तीन तरह के जो है वो कंक्लूजन दिखाऊंगा। मैं तीन कंक्लूजन आपको दूंगा और आपने मुझे बताना है ए होगा, बी होगा और सी होगा, और हमें देखना यह है कि कितने जीनियस हैं, कौन ऐसा जीनियस है जो बिल्कुल सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर पाता है कि सर ये इसका सही कंक्लूजन वाला पार्ट है। मैं वही पैराग्राफ जो हमने पहले पढ़ा था, वो इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसे अली इमरान साहब ने भी बताया था कि ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स हैं, वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको तीन तरह के कंक्लूजन बताऊंगा, तीन तरह के कंक्लूजन हम देखेंगे। आप अपना जवाब महफूज रखेंगे तब तक जब तक मैं नहीं पूछता, और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो समझ चुके हैं, कितने ऐसे फ्यूचर के सीएसपीज हैं जो कि कामयाबी से आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और ये लोग अपने पेपर में डेफिनेटली मिस्टेक नहीं करेंगे। सो आई एम श्योर कि यू पीपल आर रेडी फॉर द एक्टिविटी। चलिए हम जो है वो उस एक्टिविटी की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, और हम लोग जो है वो समझते हैं जी। ओके जी। जरा इस पैराग्राफ को गौर से एक दफा फिर से पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद हम जो है वो तीन पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे जिसमें से आपने मुझे एक पैराग्राफ बताना है जो कि उसका कंक्लूजन है। आपकी आसानी के लिए मैं इसे रीड आउट करूंगा तो मेक इट श्योर कि आपको जो है वो गलती नहीं लगे कहीं पर। Before I traveled to the UK last year, I thought that British food was just fish and chips, roast beef, apple pie, rice pudding, and endless cup of tea. These foods are popular in Britain, but during my travels, I discovered that there is so much more to eating in UK. People from all over the world have made their home in Britain and they have brought with them their own food. Even in small towns, you can find Chinese, Indian, and Italian restaurants. Amongst other, the UK can be divided into different regions that each has its own characteristic food, influenced by the culture of the people who live there. So, जी, I'm sure कि ये पहला पार्ट आपको समझ में आ चुका है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मजीद चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब की दफा हम जब इनको डिस्कस करते हैं तो तीन पैराग्राफ सामने आएंगे और तीनों आपको लगेंगे कि यार यही इसका कंक्लूजन हो सकेगा, लेकिन आपने कामयाबी से एक ही आंसर बताना है, और फिर हम देखते हैं कि क्या वो आंसर आपका ठीक है या नहीं ठीक है। चलिए देखते हैं। अब पहला जरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं और इसे देखने की कोशिश कीजिएगा। The British eat many different kinds of food, but the typical diet of many people includes eating a lot of fast food and ready-made dishes. The popularity of hamburger and pizza restaurants has increased greatly over the years. As a result of this diet, many British have food related health problems. To create a healthier society, people should learn about eating a good diet and should teach their children to do the same. आपका आंसर जो भी है उसे आप अपने पास महफूज कर लीजिए। इस पैराग्राफ को एक दफा फिर से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। जो अपने आंसर्स को महफूज कर चुका है वो सिर्फ चैट बॉक्स में DONE डन लिखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो महफूज कर चुका है और हम फिर अगले पैराग्राफ की तरफ चलें और उसको हम पढ़ें। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जिन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया और अपना आंसर
महफूज कर लिया। ओके ग्रेट। अब हम दूसरा पैराग्राफ जो है वो पढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या है। जी मैम प्लीज पढ़िएगा क्लियरली। Clearly, Clearly, it is difficult to say that there is one type of British food. Every part of the country has its own special dishes based on the produce and taste of that region. From the ancient Britons and the Roman, Saxon, and Vikings invasion to present day immigrants, the cuisine of the UK continues to change with its changing population. ग्रेट। अब जरा इसको भी एक दफा पढ़ लीजिएगा और टू डॉट डन लिख लीजिएगा अगर आपने अपना आंसर महफूज कर लिया है कि क्या ये उसका एक अच्छा कंक्लूजन हो सकता है या ये हो सकता है। अगर आपने अपना आंसर इसको भी पढ़ लिया है, अभी आंसर नहीं लिखिएगा लेकिन आपने इसको भी समझ लिया, ये दोनों के दोनों जो है वो आपको पता चल चुके हैं, दो लोगों ने इसको समझ लिया। बाकी भी टू डॉट डन लिख दीजिएगा ताकि हम ये समझ लें कि आपने यहाँ तक इसको देख लिया। ओके ग्रेट। ओके। अच्छा जी, अब हम लास्ट जो है वो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं एंड लेट्स सी कि क्या ये कंक्लूजन है या कोई और अच्छा कंक्लूजन था। जी प्लीज। People who have come from other countries to live in the UK have brought their own traditions and customs with them and added them to British culture. It is possible to find restaurants from all different ethnic backgrounds, especially in larger cities around the country. Immigrants may also maintain their traditions by building places to practice their religion, such as mosques, temples, and churches. By continuing to follow some of their customs and beliefs, immigrant can stay in touch with their past while also living a new life in a new country. ऑलराइट जी। अब की दफा आंसर देने से पहले एक बात फिर से सोच लीजिएगा कि आपने तीन आपके पास जो है वो पैराग्राफ में, और हम लोग जो हैं इससे पहले कि आपका आंसर लें, मैं लास्ट टाइम जो है वो आपको दिखाना चाहूंगा कि इस पैराग्राफ को देख लीजिएगा। काफी सेंसिटिव आपके पास ये है जो आंसर आप एक दफा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्या दिया है, किधर चले गए हैं जी हमारे पैराग्राफ। कौन से वाला पेज था, 63 था या हमारे पास जी 63 था, और ये थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। अच्छा जी जी, ये हमारे पास था बिफोर आई ट्रेवल टू द यूके लास्ट ईयर। और यहाँ से द यूके कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स दैट ईच हैज इट्स ओन characteristics, फूड इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर्स ऑफ द पीपल हु लिव देयर। ये हमारे पास एक पैराग्राफ था जिसे आपने लास्ट टाइम देख लिया, और अब आपने हमें बताना है कि जी कौन सा कंक्लूजन इसका अच्छा कंक्लूजन है। व्हाट इज योर आंसर, ए बी और सी। अब आप अपना आंसर पेश कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसका आंसर जो है वो ठीक है और किसका ठीक अगर नहीं है तो फिर हम उन्हें बताएंगे कि क्यों ठीक नहीं है। अच्छा जी। ओके। अच्छा जी, अली ने, सवेरा ताहिर सी, अली हसन सी, साइम सी, निदा सी, नायला राव सी, सारा इब्राहिम सी, दानियाल बी। ओके एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल। इस एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करने से कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही होगा। तो जो लोग नहीं करेंगे ओबियसली उन्हें एक मौका नहीं मिलेगा अपने आप को ठीक करने का, तो जरूर करें। बट सर मुझे बी बी जो आपको लग रहा है, आपके पास ऑप्शन है, आप अपना दे सकते हैं। जिशान सी, मदीहा सी, निदा एक पे टिक करें, सी सी सी। एक बताइए हेमंत रानी। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है इस एक्टिविटी के जो विनर हैं, द नेम ऑफ द पर्सन इज मिस्टर दानियाल। इन्होंने इसका बिल्कुल ठीक सबसे पहले आंसर दिया था और वो है बी। अब मैं बताऊंगा कि बी ही क्यों जो है वो इसका हमारे पास जो है वो ठीक आंसर है, क्यों मैंने बी को कहा, मैंने ए को क्यों नहीं किया, बी ही क्यों है। अब हम इसको देखेंगे। सो पहले तो दानियाल आपके लिए बहुत सी क्लैपिंग। अब फील करें कि हमने आपके लिए बहुत सा क्लैप किया, आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। अब वजह क्या है, क्यों है जी बी। अच्छा, जब एक को आप पढ़ते हो, ये यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करो तो एक को थोड़ा सा मैं जूम इन करूंगा ताकि आप लोग जो है जरा देख पाए कि क्यों हमारे पास ए जो है वो एक अच्छा कंक्लूजन नहीं था।
अच्छा जी, ए के अंदर जो है यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो, ब्रिटिश पीपल हैव फूड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, जबकि आपके पास एक्चुअल पैराग्राफ के अंदर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी ही नहीं, कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं थे। और हमने यही तो देखा था कि कंक्लूजन ने जहां पे जाके कोई नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक ऐसी चीज बता दी जो कि आपके इंट्रोडक्शन में नहीं थी, वहीं से प्रॉब्लम का आगाज हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम का आगाज यहाँ से हुआ, और इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक अच्छा कंक्लूजन नहीं था। इससे पहले कि मैं बी पे जाऊं, मैं सी पे जाना चाहूंगा कि सी एक अच्छा कंक्लूजन नहीं था जिसने आपको धोखा दिया और आपको लग रहा था कि गालिबन यही एक अच्छा जो है वो कंक्लूजन होगा। यहाँ पे आपने देखें कि सी के अंदर जो है वो कस्टम्स की बात करता है। पीपल हु हैव कम फ्रॉम द अदर कंट्रीज टू लिव इन यूके हैव ब्रॉट देयर own traditions and the customs with them and added them to the British culture। ठीक है। अब हमने जो है ओके साइम, अब हमने यहाँ पे ये देखा पीपल हु हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो यहाँ पे ट्रेडिशंस और कस्टम्स की बात नहीं हुई थी, यहाँ पे किसी और चीज की बात हुई थी। तो हमारे पास अगर हम बी को देखते हैं, तो बी जो है वो एग्जैक्टली फूड की बात करता है, और वही फूड जो है वही बातें जो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन में थी, उन्हीं को ये समराइज करता है। ठीक है, आपने प्राइवेटली मैसेज भेजा, आपका शुक्रिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही होना चाहिए और इसीलिए बी जो है वो हमारे पास है। तो जी बी जो है दैट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर कि आप मजीद उन चार के चार पॉइंट्स को जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, एक आखिरी एक्टिविटी और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी राजो न्याज की बातें बताऊंगा कि जिनसे आपके ऐसे की दुनिया बिल्कुल बदल के रह जाएगी। यू विल लर्न अ लॉट मेनी न्यू थिंग्स। लेकिन उससे पहले मुझे ये जरा फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करवाइएगा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन कैचेस द रीडर्स आई से कुछ होता है जो, क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, और वो रीडर की क्या जो है वो कैच करता है। वन डॉट लिख के आंसर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर वन है। रीडर का क्या अटैच करता है, आई से कुछ शुरू होता है और वो क्या होगा। A strong introduction catches the readers. Very good, Eamon Dorani. Very good, Nida Khan. Its interest. Very good. It can do this by including interesting dash and personal dash or interesting dash. तो F S और Q से कुछ शुरू होता है, क्या क्या हो सकता है। नंबर टू पे फैक्ट हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, स्टैट हो सकता है, या ये हमारे पास जो है वो क्या हो सकता है, ये हमारे पास कोटेशन हो सकती है। ओके, ग्रेट हो गया। यहाँ से मजीदा इट ऑल्सो गिव्स अ जर्नल डैश ऑफ द एसे। इट ऑल्सो गिव्स अ जर्नल डैश ऑफ द एसे। टी से कुछ शुरू होता है। इट ऑल्सो गिव्स द जर्नल थीम ऑफ द एसे। कुछ और आएगा जी, एक चांस और ले लीजिए, या आप यूं कह लीजिए इट गिव्स द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द टी ऑफ द एसे। अबाउट द टी ऑफ द एसे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, थीम भी हो सकता है, लेकिन अब जो अगली उसकी बात है वो थीम को जस्टिफाई नहीं ना करेगी। सेवरल सेंटेंसेस ऑफ डैश अबाउट द टॉपिक एंड स्टेट्स द डैश। सेवरल सेंटेंसेस ऑफ, ये तो मैंने बोल दिया, इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक एंड स्टेट्स द डैश, ये टी से कुछ शुरू होता है। वो जो आप बात कह रहे थे मंदुरानी साहिबा, थीम नहीं, अलबत्ता यहाँ पे थीसिस होगा। ठीक है, थीम एंड स्टेट्स द थीसिस, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो थीसिस होगा। अ कंक्लूजन डैश एस से कुछ शुरू होता है, नंबर एट पे क्या होगा, अ कंक्लूजन डैश द मेन पॉइंट्स ऑफ द एसे। अभी आपने देखा कि कंक्लूजन क्या करता है, वेरी गुड मंदुरानी, समराइजेस। इट ऑल्सो डैश आर, इट ऑल्सो डैश द थीसिस, इट ऑल्सो डैश द थीसिस। क्या करता है थीसिस को ये,
रीफ्रेज करता है या रीस्टेट करता है। फाइनल सी अबाउट द एसेस मेन आइडिया। फाइनल सी अबाउट द एसेस मेन आइडिया। फाइनल सी सी final C about the essay's main idea. Final C about the essay's main idea. Final C. And it may emphasize for an A से शुरू होता है, for an dash for the readers to take. पहले वाले में comment, final comment about the essay's main idea, and it may emphasize an action for the readers to take. यहाँ तक हमने देखा ऐसे के कंक्लूजन को तो समझने की कोशिश की। अब एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, और वो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सर हम अपनी वोकेबलरी की जब बात करते हैं तो फैक्ट बुक भी आती है, सारी चीजें आती हैं, बट हाउ ऑन अर्थ वी आर गोइंग टू इम्प्रूव आवर वोकेबलरी। देखिए वोकेबलरी जो है, जब हम वोकेबलरी की बात करते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज को बनाने वाले ही आपकी वोकेबलरी होती है। और हम एक वोकेबलरी की अहमियत कितनी है इसको ना तो ओवर स्टेट कर सकते हैं और ना ही अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। आपके पास आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होती है, आप जितनी अच्छी वोकेबलरी होती है उतनी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन अच्छी होती है। कभी आपने जाहिद हुसैन को पढ़ा हो, डॉन के अंदर बड़ा अच्छा लिखते हैं जाहिद हुसैन। क्या खूबसूरती से, क्या कमाल जो है वो लैंग्वेज यूज करते हैं जाहिद हुसैन। टॉप से लेके बॉटम तक ना तो इंटरेस्ट टूटने देते हैं, ना तवज्जो जो है वो कहीं पर जाने देते हैं, ना कोई भारी भरकम लैंग्वेज, ना कोई ऐसे अल्फाज के जिनके लिए बार बार डिक्शनरी की तरफ जाना पड़े, ना फ्लो टूटता है, ना कोहेरेंस मुतासिर होती है। ये बंदा शुरू से लेके एंड तक जो है वो आपकी अटेंशन को छीन लेता है, ग्रैब कर लेता है, आपको जोड़ के रख देता है। अभी जाहिद हुसैन का टॉपिक से लेके आप कंक्लूजन तक इस बंदे का आर्टिकल्स पढ़ो, आप हैरान हो जाओगे कि यार ये क्या लिखता है, कितना कमाल का लिखता है। और क्या लिखेगा। अभी फॉर एग्जांपल जो है वो इसका आर्टिकल था जो लेटेस्ट महीना से गुजरा, कि जो गजा के अंदर वॉर है वो अमेरिका की वॉर है। ठीक है, इट इज अमेरिकाज वॉर नाउ। तो आई एम श्योर कि बहुत से लोगों ने पढ़ रखा होगा आप में से। तो जाहिद हुसैन जो है वो ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है आपको स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी का मतलब ये नहीं है कि आपने कितने औखे औखे लफ्ज यूज कर दिए हैं, हम डिफिकल्ट वर्ड्स यू हैव मेमोराइज। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपने एग्जामिनर को कितने वक्त में डाला है, कि आपने कितने उसके लिए प्रिडिक्टमेंट पैदा करने की कोशिश की है। बहुत सा गलत नोशन है स्टूडेंट्स के दरम्यान कि हमने कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स लैंग्वेज के अंदर और अच्छी लैंग्वेज के अंदर फर्क समझने की कोशिश की जाएगा। आप लिखते हैं और अगर आपको लगता है अच्छा लिखने से मुराद ये है कि मैं जो है वो भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करूँ, तो डेफिनेटली वो भारी भरकम से मुराद भारी वोकैबुलरी नहीं। अगर कम्प्लेक्स वर्ड्स आप यूज कर रहे होते हो तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। ठीक है। अब हमारे पास जो है, वेन एवर वी हैव अ स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी, दैट मीन्स कि हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग तब होती है जब वो हमारी राइटिंग को सिंपल क्लियर बनाती है। एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो है वोकेबलरी तब होती है जब हम अपने आइडियाज को इफेक्टिवली अगले के अंदर जो है माइंड में जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर अल्फाज का चुनाव ऐसा है कि वो भारी भरकम वोकैबुलरी तो है, लेकिन वो इतनी ऑब्सक्योर है, इतनी मुबहम है, समझ ही नहीं आती है, ओपेक बातें कर रहे हैं वो आप में, वो सतही बातें कर रहे हो, तो वो ऐसे आपको कुछ नहीं देगा। एक एग्जांपल देखने की कोशिश कीजिएगा। द populist legion of impectiousness relicts congregated near the sanatorium। अब क्या हुआ, किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या था। अब यहीं से हमारे पास जो है वो दूसरी बात है फेमिलियर वर्ड्स में। द लार्ज क्राउड ऑफ पुअर होमलेस पीपल गैदर्ड नियर द हॉस्पिटल। तो ये हमारे पास फेमिलियर वर्ड्स हैं। तो आप फेमिलियर वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए, उसे वो डिक्शनरी जो है वो याद करने के बाद जो है वो नहीं लिखेगा। और जब मैं आपको याद होगा कि जब भी मैं आपको वर्ड्स देता हूँ याद करने के लिए, कभी भी रैंडम वर्ड्स नहीं दिए। क्या वजह है
कि हम लोग जो है वो डॉन के अंदर से वर्ड्स निकालते हैं और वही देते हैं, और वही आर्टिकल ऑफ द डे पहले रिकमेंड करते हैं कि ये आर्टिकल ऑफ द डे है, इसको पढ़ो, उसके बाद ये वाले वर्ड्स जो है वो पढ़ें। रिमेम्बर वन थिंग, आप कभी भी डिक्शनरी को उठा के पढ़ने बैठ जाओगे, आपको वर्ड्स याद नहीं होंगे। आपको वर्ड्स याद होते हैं एक सीक्वेंस के साथ। हमारी फैक्ट बुक में अगर आप देखोगे, बहुत से वर्ड्स आपको जो है वो नजर आएंगे जो कि रिपीट होते चले जाते हैं। वर्ड्स आपकी मेमोरी में तभी देर तक स्टे करते हैं जब आप उन्हें यूज करते हैं, जब आप उन्हें, आप कहीं पे पढ़ते हो, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, जब आप उन्हें इफेक्टिवली यूज भी करते हो। पहला तरीके का तो यह है कि आप नॉन फिक्शन पढ़िए अगर आपके पास टाइम है। न्यूज़पेपर जो है वो बेहतरीन जरिया है, और इसलिए हम आपको न्यूज़पेपर रिकमेंड करते हैं। लेकिन जब आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो और एक ही आर्टिकल जो है देखते हो, जब आप उन्हें बार बार देखते हो, बार बार देखते हो, तो ओवर टाइम जो है वो वर्ड्स आपके याद हो जाते हैं। नए वर्ड्स को एक आदत बना लीजिए अपनी, कि कुछ लोग जैसे नया वर्ड को इंग्लिश का आता है उसे स्किप करते हैं और आगे चले जाते हैं, डिक्शनरी को रखा करें। एक जमाने तक मेरे मोबाइल फोन पे नोटपैड में सिर्फ वर्ड्स हुआ करते थे, वो नए वर्ड्स जो हैं जो कि मुझे नए लगते थे और मैं उन्हें सीखा करता था। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं। अब बहुत सी गेम्स आपको प्ले स्टोर से मिल जाती हैं जिन्हें आप अपने फारिग वक्त में कर सकते हो, जिन्हें आप प्ले कर सकते हो। मरियम डिक्शनरी जो है वो एक बड़ी अच्छी जो है वो गेम्स ऑफर करती है, जो आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे भी मेरी वेबस्टर की बात इसने भी की है, वो हम उसे वर्ड ऑफ द डे के तौर पर भी फॉलो करते हैं। कंसिस्टेंटली लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज आपको बहुत जल्द जो है वो एक धोखे में डाल देती है, वो ये है कि मुझे लिखना आ गया। जब तक आप रोजाना लिखते नहीं हो, यकीन कीजिए, आप जितनी मर्जी क्लासेस लेते चले जाओ और जिससे मर्जी लेते चले जाओ, आप अपना ऐसे कभी भी उस लेवल तक नहीं लेके जा सकते हो जिस पर उसे जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो है इवेल्युएट किया जाता है आपकी राइटिंग्स का, और इसके साथ साथ लिखने के साथ साथ करंट अफेयर्स अपने अप टू डेट रखिएगा। क्योंकि आपका सीएसएस का इंग्लिश ऐसे जो है वो करंट अफेयर्स के साथ जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है। आपके 2 से 3 टॉपिक्स वही होते हैं जो कि करंट अफेयर्स के साथ हैं। तो करंट अफेयर्स के साथ काफी अपने जो है वो हैंड ऑन प्रैक्टिस रखिएगा। वोकेबलरी को इम्प्रूव कीजिए। एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। जिन लोगों ने मेरी टाइमलाइन विजिट की हो उन्हें पता होगा कि बसा औकात जो है डेली टाइम्स के अंदर, डॉन के अंदर, और डॉन में तो लेटर्स वगैरह हैं, और इसके अलावा ट्रिब्यून के अंदर काफी कुछ लिखता रहा मैं। एक जमाने तक वक्त की काफी फरावानी थी, तो बहुत सी चीजें लिखी हैं, और ये चीजें अब पढ़ी होंगी मेरी प्रोफाइल पे, किसी पे कोई देखना चाहेगा तो वहां पे जाके देख भी लेगा। अब जब आप कंटिन्यूसली लिखते हो तो आपको पता चलता है कि वो आपके लिए क्या रिजल्ट्स लेके आता है। लिखना एक आर्ट है। ये एक ऐसा फूड है जो कम से कम फास्ट फूड नहीं है। ये एक ऐसा हार्ड फूड है जिसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। प्राइवेसी है, आप नहीं देख सकते हैं। ओके, चले, हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेसी जो है वो बरकरार रहे। अच्छा जी, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज जब भी आप लिखते हैं, रिमेम्बर वन थिंग, मैं आपको आर्टिकल ऑफ द नाइट जो है वो रिकमेंड करता हूँ। और आर्टिकल ऑफ द नाइट में मैं एक मैगजीन को फॉलो कर रहा होता हूँ, वो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है। ये क्या वजह है, इकोनॉमिस्ट को पढ़ते हुए आपको भारी भरकम जो है वो वोकैबुलरी देखने को नहीं मिलती, हालांकि उनकी तो मदर लैंग्वेज है। क्या वजह है कि उनका प्रोज आप देखते हो कि बहुत सिंपल होता है, वो बड़ी आसानी से बड़ी अच्छी अच्छी लैंग्वेज यूज करके बताते हैं, बट बहुत सी चीज उसके अंदर नजर नहीं आती है। द थिंग इज दैट आप अपने रीडर को कंफ्यूज नहीं कीजिए। जहां तक आप अपने रीडर्स को कंफ्यूज करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। एक बात जो मैंने अपने सारे के सारे ऐसे में समझाने की कोशिश की, वो ये है कि एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया आएगा। आपके दिमाग में बैक वक्त बहुत सी चीजें चल रही हैं, मान लीजिए अभी इस क्लास के बाद क्या करना है, आज बी क्लास जो है वो सर 9:30 पे खत्म कर देंगे,
मुझे यहाँ से जाना है, अभी तो मुझे खाना खाना है, अच्छा इसको ये करूंगा ये करूंगा, हमारे माइंड में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं जब हम क्लास अटेंड कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं। हमारा माइंड जो है वो मल्टी डायरेक्शंस में काम करता है, मल्टी फेसेटेड जो है वो काम करता है, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम अपने दिमाग में जो कुछ आता है उसे लिखते चले जाएं। शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखेंगे और हर पैराग्राफ के अंदर जो है वो एक से ज्यादा आइडिया नहीं बताएंगे। अगर कहीं पे पॉवर्टी की बात कर रहे हो तो पॉवर्टी पे ही बात करोगे, अगर कहीं पे जाके इलिटरेसी की बात कर रहे हो तो इलिटरेसी की ही बात करोगे, अगर कहीं पे जो है वो आप बात कर रहे हो कि मैल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो, वहां पे मैल न्यूट्रिशन की बात करोगे। एक पैराग्राफ, एक आइडिया, और वो आउटलाइन से नहीं हटेगा। ये कुछ गोल्डन ऐसे मेरे, मैं समझता हूँ रूल्स हैं कि जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको ऐसे कहना चाहिए। अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखिएगा, भारी भरकम लंबे लंबे सेंटेंसेस क्या आपका एग्जाम पढ़ते पढ़ते उनको भूल जाए कि यार पहले क्या था। ऐसे जो आपके पास सेंटेंसेस होते हैं दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। बाज लोगों को आदत होती है वो लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखना पसंद करते हैं। मान लो वो इस चीज को पसंद करते हैं, लेकिन लंबे सेंटेंसेस में उन्हें ये नहीं पता चलता कि हर क्लॉजेस के अंदर उनको जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स पुट करने थे, उनको सेमी कॉलन्स पुट करना था, उनको जहाँ पे लिस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वहां पे उनको कॉलन पुट करना था, या कहाँ कहाँ पे कॉमा पुट करना था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके एग्जामिनर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जरा ये एक सेंटेंस पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। At the end of World War II, on the one hand, while capitalism was successfully championed by the nations in the North America and Europe, on the other hand, it was the USSR that put communism at the forefront, due to which there was an ideological clash between the two superpowers, which had led to the proxy wars in various parts of the globe, a nuclear arms race, and a rapid deterioration of the security in the world. ऐसी बातें विलियम वर्ड्सवर्थ किया करता होता। Born in 1770, died in 1850, and he wrote a book in 1805. The name of the book is The Prelude. प्रिल्यूड के अंदर बातें किया करता था और कुछ ऐसी ही बातें हिस्ट्री कॉलेज किया करता था। 1772 में पैदा हुआ था, 1834 में गया था, 1816 में एक किताब लिखता था एड टू रिफ्लेक्शन। लेकिन ये तमाम की तमाम बातें जो है उनके बाद आने वाले अंदाज जो है वो खत्म हो चुका था। तो किसी जमाने में जिस तरह से आज लंबे लंबे बाल रखना, या वो नौजवान कभी तस्वीरें खिंचवाया करते थे पौधों को पकड़ के फूलों को पकड़ के, तो वो ओल्ड फैशन्ड हैं, तो ये एक जमाने में बड़ा अच्छा समझा जाता था। बट अब जो है वो आपका एग्जामिनर मॉडर्न दौर से है तो वो भी नहीं है समझ। वो समझता है कि मेरे पास छोटी छोटी सेंटेंसेस में बात करो। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, while the North American and European nations championed capitalism, USSR put communism at the forefront. सो भारी भरकम जो सेंटेंसेस हैं वो उसके लिए याद रखना आसान नहीं। जॉर्गन्स को अवॉइड करें। जॉर्गन से मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जो आपकी फील्ड से है, जो आपके प्रोफेशन से है, उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आपकी फील्ड इससे पहले केमिस्ट्री हो सकती है, मुमकिन है आपने बायोलॉजी को पढ़ रखा हो, मुमकिन है आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स को देख रखा हो, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप अपने एग्जामिनर को भी यही समझ लें उसको पर्टिकुलर टेक्निकल टेक्निक्स का पता है। आप ये समझ लें कि आपके एग्जामिनर को सारी की सारी लैंग्वेजेस आती हैं जो आपके पास है। आप जरा से अपने एग्जामिनर को मुश्किलात में लेके चलेंगे तो आपका एग्जामिनर आपको मुश्किल में डाल देगा। सो मेक इट श्योर कि आपने जॉर्गन्स को यूज नहीं करना। जॉर्गन से मुराद ये है कि आप जो है, हमारे पास एक टर्म है जो इंग्लिश लिटरेचर में इस्तेमाल होती है, वो है SIRE, शायर। शायर बेसिकली है जनाबे वाला, जनाब इज्जत देने के लिए, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज का एग्जामिनर जब ये देखता है तो वो ई काट देता है और यहाँ पे क्रॉस लगा देता है कि ये गलत था। अब लिखा तो उसने शायर था तो ये गलत क्यों कर दिया, ये तो ठीक था। एग्जामिनर को जो है वो ये लगा कि ये शायर है, ई गलती से लिखा गया, और वो ये नहीं समझ पा रहा ये। वैसे तो वो ये समझेगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये बात, आप ऐसी लैंग्वेज यूज ना करें। आप एज्यूम कीजिए कि आपका जो रीडर है
वो ऐसा नहीं है कि उसको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स उसने पढ़ रखे हैं। नहीं समझिए कि वो बहुत कोई इंटेलिजेंट पर्सन है, बल्कि ये समझिए कि वो अपने सब्जेक्ट्स के ही बारे में जानता है और वो उसी में जानेगा। फिगरेटिव लैंग्वेज पे तो उसने खुद कहा हुआ है कि यूज करें, मेटाफर को तो उसने खुद कहा हुआ है, ठीक है। ये तो यूज ऑब्वियसली करेंगे। द हिस्टोरिकल, हाँ हमारे पास है, ये देखने की हम कोशिश करते हैं कि ये एक हमारे पास टर्म है, इसमें जो है एथनोसेंट्रिक व्यू को देखा गया, उसने जो है पर्टिकुलरिज्म को जो है वो ऐड करने की कोशिश की। हमारे पास हम ये देखते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजी वाला बच्चा है जो एथनोसेंट्रिसिज्म से आगे चल रहा है। लेकिन अब एंथ्रोसेंट्रिसिज्म वाली बातें हो सकता है कि एग्जामिनर को नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आप जो है वो पॉलिटिकल साइंस में डिग्री कर रखी है और आप अपने ही जो है वो सारे के सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, अपनी थ्योरीज जो है वो कर रहे हैं, जहाँ पे आप क्लैन की बात करना चाह रहे हैं वहां पे आप असबिया लिख रहे हो, ठीक है। जहाँ पे आप जो है वो इंस्टीट्यूशन की बात करना चाह रहे हो वहां पे आप बता रहे हो कि हमारे पास जो है वो प्लेटो की एकेडमी थी, तो वहां पे हम भी जो है वो एकेडमी का वर्ड यूज कर सकते हैं। सो इट इज नॉट लाइक दैट। कुछ चीजें, कुछ टिप्स आखिर में, और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। ग्रामर आपके लिए इनएविटेबल है, ग्रामर पे कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ग्रामर पे हाथ काफी टाइट है। हम आने वाले सेशंस में ग्रामर को देखेंगे भी, उनसे गुजरेंगे भी, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आपका एग्जामिनर इस लेवल पे टॉलरेट नहीं करता है। खसूसन आपकी एस ई एस, हैज हैव की, आपको डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे लगना था, इनडेफिनेट जो है वो कहाँ पे लगने हैं, ये इनडेफिनेट है ये डेफिनेट है कहाँ पे लगेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड होता है या द गोल्ड होता है। आपको पता होना चाहिए ब्यूटी होता है या द ब्यूटी होता है। आप जानते हो कि एब्स्ट्रैक्ट से पहले आप आर्टिकल्स यूज नहीं करते। आपको ये तमाम की तमाम चीजें फिंगरटिप पे कम से कम बेसिक्स तो होनी चाहिए। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है, इनके बेसिक चीजें तो पता होना चाहिए। अगर ग्रामर नहीं आती है, बेसिक ग्रामर की बात कर रहा हूँ, तो सीख लीजिए। अगर ग्रामर नहीं सीखेंगे इस लेवल पे, तो ये वो चीज है कि थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। और थोड़ी बहुत संग्रह ये टेंसेस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, ट्रांसलेशन स्किल्स है, प्रीपोजिशंस है, पंक्चुएशन है, और मेरा ख्याल है मैं इसी को बेसिक ग्रामर कंसिडर करूंगा। इनको सीख लीजिएगा। हम अपनी क्लासेस में भी ऑब्वियसली इन तमाम को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा इम्पैक्ट, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा इडियोमेटिक लैंग्वेज भी जो है वो हम यूज कर सकते हैं। अब ये बेसिक बेसिक टेंसेस के बारे में भी हमने बात कर ली है। कुछ ग्रामर की किताबें हैं जी, अगर आप लोग अपना टाइम मिल सके, रन मार्टिन हर कोई रिकमेंड करता है, तो यहाँ पे हमने भी कर दी है। रन मार्टिन अच्छी किताब है वैसे। सदात से ये सदात हसन की किताब एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश भी अच्छी है। टाइम जब कभी मिल सके तो इंग्लिश फिल्म्स को, डॉक्यूमेंट्रीज को सबटाइटल्स के साथ भी आप देख सकते हैं। इट विल इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन जो है। और डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर को जरूर जो है देखें। कुछ कोटेशंस यहाँ पे मेंशन है आपके लिए, इनको जरूर देखिएगा। फाइल को एक्सेस करना बहुत इजी है। फाइल का नाम बस आप नोट कर लिए करें, वोकैबुलरी कोट एंड गोल्डन वर्ड्स, और जाके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में सर्च करें ईमान इन पर्टिकुलर, आप देख लीजिएगा तो ये वहां पे आपको मिल जाएगी। अभी कुछ कोटेशंस यहाँ पे भी मेंशन है कुछ थीम्स के लिए, इनको आप देख लीजिएगा। और मैं आखिरी जो चंद एक बातें आपसे करना चाहूंगा, वो है हमारे पास के वो वाले पॉइंट्स जो आपने इसको ऐसे के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहली बात ये है कि आपके ऐसे में अगर आप ये चीजें यूज करते हो, तो आपका ऐसे आपको अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बैलेंस्ड व्यू, देखो जब भी कोई भी डिबेटेबल टॉपिक है तो ये उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने जो है इंतहा की एक्सट्रीम लैंग्वेज यूज करनी है। आपने एक साइड तो ऑब्वियसली लेनी है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि दूसरी साइड के बारे में
सेम वर्ड्स यूज कर रहे हो, कोशिश करो कि बैलेंस्ड रिव्यूज जो है वो उनको यूज करें। आज ही के बैलेंस व्यूज था, मिफ्ता इस्माइल का लिखा हुआ डॉन के अंदर आर्टिकल था, और वो आर्टिकल बड़ा जबरदस्त आज का आर्टिकल था। मिफ्ता इस्माइल ने लिख रखा था कि कैसे जो है वो आपको पाकिस्तान स्टील मिल्स को जो है वो प्राइवेटाइज करना चाहिए, कैसे 5,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है पाकिस्तान स्टील मिल्स की, और कैसे जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का और पीएसओ का, बल्कि सुई सौदन गैस वालों का जो है वो ये डिफॉल्टर है, कैसे इसने जो है वो पैसे उसके देने अदा करने हैं। इसी में लिख रखा था कि पीआईए जो है वो कितना खसारा बर्दाश्त कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन की बातें कर रहा था मिफ्ता इस्माइल, लेकिन बैलेंस्ड व्यूज के साथ। उसने ये नहीं कहा कि मुलाजमीन को निकाल दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि उनको, उसने उनके लिए भी एक बैलेंस्ड व्यू, बैलेंस्ड अप्रोच से। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि जो बैलेंस्ड व्यूज को समझना चाहे वो आज के दौर में मिफ्ता इस्माइल का आर्टिकल जरूर पढ़ ले, उन्हें पता चल जाएगा कि बैलेंस्ड व्यूज क्या होते हैं। अपनी टून को मॉडरेट रखिए। अगर आप मिडिल ईस्ट पे लिख रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि आप ज्यूज के बारे में इंतहाई गलत लिखेंगे तो ही जो है वो आपको, आपका एग्जामिनर पास करेगा। आपको रैशनल लिखना है। आपने, अगर फॉर एग्जांपल जो है, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि कुछ लोग कह देते हैं, लिख देते हैं कि करप्शन इज द सोल रीजन ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन, ठीक है, द करप्शन हैज डिस्ट्रॉयड द वेरी फैब्रिक ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। तो आपने तो फैसला दे दिया, अगर वाला आपने तो अपने एग्जामिनर को बता दिया कि करप्शन इज द रीजन, तो मॉडरेट टोन को इस्तेमाल कीजिए। आप ये लिख सकते हैं, among many other reasons corruption is one of the major reason, ठीक है। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी इज नेसेसरी फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। अब यहाँ पे हम ये बता, उसने ये नहीं कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हार्मफुल और यूजलेस है। वेरी केफ, जो पॉइंट मैं बता रहा था मैं उसी पर स्ट्रेस करूंगा, और वो ये है कि आपने आउट राइटली बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर देना, मल्टीपल डायमेंशन को देखने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने से गुरेज कीजिए। ये कहना कि पाकिस्तान तरक्की तब कर सकेगा जब पीआईई को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, ये कहना कि पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उन सबको निकाल दिया जाएगा, फिर ही बात बन सकेगी। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है वो इन्हें खत्म कर दें, रेलवे को खत्म कर दें, पीआईई को खत्म कर दें, सीड मिल्स को खत्म कर दें, स्कूलों को भी खत्म कर दें, कॉलेजेस को भी खत्म कर दें, फिर देखें पाकिस्तान तरक्की करेगा। सो इट मीन्स के आपको मल्टी डायमेंशन आउटलुक का नहीं पता। रियासत हर एक के लिए एक माँ का दर्जा रखती है, तो आपको एक बैलेंस व्यू देना है, जैसे वंस अगेन मिफ्ता इस्माइल ने आज का आर्टिकल वाली। इसके बाद आपकी लैंग्वेज जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। गलत लिखी हुई, गलत स्पेलिंग्स में लिखी हुई और इंतहाई शिकस्ता हाल ग्रामर जो है आपके एग्जामिनर को कभी मुतासिर नहीं करती। सादा लेकिन ठीक लिखे हुए सेंटेंसेस आपके जो एग्जामिनर को अपील करता है। अगर स्पेलिंग एरर्स हैं, वो आपको, हर स्पेलिंग एरर जो है वो आपके मार्क्स जो है उनको कॉस्ट करेगा। देखो चीजें मुश्किल नहीं है, मैंने कहीं नहीं कहा कि आपको पूरी की पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को याद कर लेनी है, मैंने कहीं नहीं कहा कि आपको जो है वो मैरियम को रोजाना को 1,000 लफ्ज याद करना, मैंने कहीं नहीं कहा कि आपको जो है वो पूरी की पूरी नेल्सन मंडेला की, मोहम्मद अली जिन्ना की कोटेशन याद कर लेनी है। 1 साल का डॉन पेपर जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा फिर पास होगा, नहीं। सादा बातें, ठीक बातें, सही इंग्लिश में आपका एग्जामिनर चाहता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे सादा, सही और अच्छे स्पेलिंग्स के साथ दे दी जाए। अगर वो भी नहीं देंगे तो वो पास नहीं करेगा। फ्लो एंड कॉर्डेंस, इसके ऊपर जितना मैं स्ट्रेस दे सकूं शायद ये उतना ही कम है। अगर एक पैराग्राफ अगले पैराग्राफ में चला जाता है, पिछले के साथ लिंक ही कोई नहीं डेवलप हो पाता, तो पिछली लाइन में जो बात हो रही थी उससे अगली लाइन नहीं निकलते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि आज सुबह जैसे ही मैं अपनी जॉब के लिए निकला तो मैंने देखा कि मेरी जो गाड़ी है वो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन गाड़ी जैसे ही अवेलेबल होती तो मैंने देखा कि मेरा भाई भी पीछे से आ रहा था। मैंने अपने भाई को जो
आगे बढ़ा और उससे मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, कि इतने में हामिद आ गया। जस्ट सी, इज देयर एनी लिंक बिटवीन दीज सेंटेंसेस? कोई सेंटेंसेस में लिंक नजर आ रहा है आपको? दैट इज द फ्लो, कि यहाँ पे फ्लो नहीं है हमारे पास जो है। जहां पे फ्लो मिस होगा वो ऑटोमेटिकली कोहेरेंस को मिस कर देगा आपका। जैसे ही मैं सुबह निकला, देखा कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है, इतने में मैंने फोन निकाला और अपने छोटे भाई को कॉल की। उसने बताया कि वो भी अवेलेबल नहीं है, अलबत्ता हमारा एक दोस्त हामिद है, वो हमें पिक कर सकता है। मैंने जैसे ही हामिद को कॉल करने के लिए फोन निकाला, देखा हामिद सामने से आ रहा था। यहाँ पे फ्लो मौजूद है। सारी की सारी जो राइटअप है उसके अंदर यूनिटी ऑफ थॉट एंड आर्गुमेंट होना चाहिए। और प्लीज इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रिंट निकाल के जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ पे पढ़ते हैं, उस पर लगा लीजिएगा कि फ्लो और कॉहेरेंस जो है वो होना चाहिए। एक स्प्लेंडेड इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे पास, एक ऐसा इंट्रोडक्शन है कि जिसके बारे में मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ। एक शॉर्ट हो, रेलिवेंट हो, वो हमारे पास जो आपके रीडर के अंदर जो है वो इंटरेस्ट पैदा कर सके। अगर आप ही अपने इंट्रोडक्शन में आज तक जिंदगी में आपने जितने ऐसे लिखे, आपने उसी ऐसे को आपको पढ़ने की दोबारा हिम्मत नहीं हुई, तौफीक नहीं हुई, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एग्जामिनर उस बेसिस पे आपको पास करते हैं? देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब जब टॉपिक चूज करते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते होते हैं, बहुत सी एग्जांपल्स माइंड में आती हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आती हैं, अगर पढ़ रखा है तो अब उन तमाम की तमाम को मुनासिब तरीके से ऐड करते चला जाऊं। अपना जो एनालिसिस देने की कोशिश करते हो, ये वो वाला एनालिसिस होना चाहिए कि जिसमें जो डिस्कशंस हैं, जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, और जो बातें हो सतही बातें नहीं कीजिएगा। और आखिरी बात मेरी है विजनरी कंक्लूजन, जो अपने रीडर को एक पिक्चर देने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश कीजिए कि ये विजन है, और ये इस ऐसे में मैंने ये प्रूव करने की कोशिश की है। अगर आपने एक प्रॉब्लम के ऊपर लिखते चले गए लेकिन सोल्यूशन आपने उसमें नहीं दिया, अगर आपने कुछ भी रिकमेंड नहीं किया, और आपने जो है कुछ भी ऐसा रिकमेंड नहीं किया जिससे रीडर को पता चल सके कि ये डिस्कशन थी क्या, तो उस ऐसे से मिला क्या? एक रेट्रिकल फ्लोरिश लिखे, कोशिश करें कि इंप्रेशन आप अपने एग्जामिनर पे लीक करें। और ऐसा ऐसे अगर आप इन तमाम चीजों को फॉलो करते हैं तो 60 से 70 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप अप टू 80 मार्क्स तक भी ग्रैब कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। यहाँ पे हम अपने इंग्लिश ऐसे से जो है वो स्टॉप लेंगे, और अब मंडे को जो हमारी क्लास होगी, उसमें ऑब्वियसली प्रेसिंग कंपोजिशंस के सेशंस होंगे, जिसमें डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे प्रेसी को, कंपोजिशन को, और बाकी चीजों की बात करने की कोशिश करेंगे। द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन that is popping up there in your mind. You can raise your hand, you can type your question in the chat box. I can unmute you और हम इस पर बात कर सकते हैं। ऐसे की क्लास, ऐसे की यार, ऐसे का वीक आखिरी है, ऐसे फोर्थ नहीं हो गया, ऐसे दोबारा आएगा। ठीक है, ऐसे पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, 320 नहीं आएंगे, ऐसे इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अभी तो हमारे पास फ्लो एंड कोहेरेंस और बाकी चीजों पे भी एक आधा लेक्चर होगा, लेकिन हम प्रेजेंट कंपोजिशन पे होगा। ठीक है, तो होता ये था कि हम जो है वो 2 2 वीक्स का जो सेशन रखते हैं, तो अब अगले जो है वो 2 वीक प्रेजेंट कंपोजिशन में चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं, फोर्थ नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं जा रहा निदा, जिंदा है अभी, ऐसे की आंखें हैं। सो ऐसे इज नॉट गोइंग एनीवेयर। हाँ, जो सीनियर बैच के कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऑब्वियसली, जिनका 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जिनके जो अभी बेसिक्स क्लासेस रहती हैं वो तो चलेगा, ये रेपिटेशन में आएगा। ठीक है, अगर थीसिस स्टेटमेंट आपका अपना स्टैंस होता है जो आप बताते हो, ठीक है,
थीसिस स्टेटमेंट में एक आप साइड तो ले सकते हो, उसमें सजेशन जो है वो नहीं दे सकते हो। ये मेरा मौकफ है। कुछ लोग सजेशंस दे भी देता है, ठीक है। सजेशन ना देने को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि उसमें ना दी जाए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि ऐसे के थीसिस स्टेटमेंट में कुछ लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कुछ लोग थीसिस स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। दोनों तरीके का ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन लिखें और उसके साथ चलें, ठीक है। तो कर दें। सुहेल, इस लेवल पे ना आपकी असाइनमेंट्स में देख लेता हूँ यार, लेकिन किड ग्लविंग जो है वो उसे आप एक्सपेक्ट ना करें। मैं देख भी रहा होता हूँ और मैं बता भी रहा होता हूँ जहाँ पे मेजर मेजर जो है वो ब्लंडर्स होते हैं। तो अगर आप ये फील कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर जो है वो एक एक को मैं मार्क करूंगा, एक एक को देखूंगा, मैं ये तो बताता हूँ जिस जिसका बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं वो मैं बता देता हूँ, वही सब मैं जरूर कर रहा होता हूँ। बट कीप ऑन वर्किंग, और मैं कोशिश करूंगा कि मजीद जो है वो इनको मार्क कर सकें। लेकिन डिटेल में ऑब्वियसली ये आपका एक बैच नहीं है, 5 बैचेस चल रहे होते हैं। तो कोशिश यही की जा सकती है और वो हम करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो काम कर रहे होते हैं मेरे नोटिस में होता है, और जब मैं थम्स अप करता हूँ उसका ये मतलब होता है कि ये अच्छा है, इस पर मजीद काम करें। और जिनका ज्यादा बुरा होता है काम, मैं उनको जो है वो वॉइस नोट भेजता हूँ। अगर आपको अभी तक नहीं आया तो इसका मतलब आपका काम अच्छा है। और जिनको वॉइस नोट गए हैं उन्हें पता है, ठीक है। सो अटेंशन होती है और सब चीजों को देख रहे होते हैं। लिटरेरी ऐसे करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर ऑप्शन कोई ना बचे, जैसे केपीपीएससी के एग्जाम्स में है, तो करना पड़ता है। हम लोग ऐसे कंप्लीट भी लिखेंगे। मदीहा शरीफ हमने अभी तक कंप्लीट ही ऐसे को किया। पहले ग्राफ से लिखना शुरू किया, उसके बाद अब यहाँ तक हम पहुंचे। और मेरा ख्याल है जितनी डिटेल से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया, शायद ही किसी और क्लास में हो। हमारे कुछ कोलीग्स हैं, मैं उनका यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, ये हमारा रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म है। वो ऐसे को 7 से 10 क्लासेस में खत्म कर देते हैं, जिनमें जिन लोगों ने जहाँ जहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस अटेंड की होंगी वो जानते हैं। मेरी जरा आदत है कि मैं काफी डिटेल में जाता हूँ, मैं समझाता हूँ एक्टिविटीज के साथ ना। तो अगर अभी भी आप फील कर रहे हैं कि अभी आप मुकम्मल ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो शायद इस पे फिर हमें मजीद जो है वो सोचना पड़ेगा। आप ऐसे मजीद जो है वो लिख सकते हैं, मुकम्मल उसकी प्रैक्टिस करें। यही तो मैं कहता हूँ कि रोजाना आप 500 से 700 वर्ड्स लिखा करें, ठीक है। तो आप मुकम्मल ऐसे अब लिखें, उसकी प्रैक्टिस करें। अब्दुल रऊफ साहब, पहले तो मुझे खुशी हुई कि आप कोई 1000 साल के बाद दोबारा क्लासेस में आए हैं। तो इस हवाले से मैं आपको आपके इनबॉक्स में जो है वो रिस्पॉन्स दूंगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। हाँ दानियल, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने प्रोफेशन के साथ। मेरा ख्याल है कि थीसिस स्टेटमेंट और बाकी चीज़ों पे हमें ये जो डिजर्व करती हैं चीज़ें, उनको कंप्लीट करना चाहिए अच्छे से। और चूंकि आप करंट अफेयर्स का भी सेशन ले रहे हैं, तो आपने वो भी देखा कि डिटेल से, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट करता है एसेस के साथ जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उनको भी बड़ी डिटेल से समझना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ रहे हैं। नहीं, अजहर, दोनों साइड्स तो वो कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। तीसरी स्टेटमेंट एक ही साइड सपोर्ट करेगा। आप मेंशन कर सकते हैं उसका, जिस तरह से हम लोग जो है वो आप ही इसी की किताब है ना, ये आपकी किताब जो है वो एकेडमिक राइटिंग के अंदर आप चले जाइएगा। एमन दुरानी साहबा ने एक दफा मुझसे क्वेश्चन किया था। एमन दुरानी साहबा, अगर वही जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो प्लीज वही पिक्चर जो है वो भेज दीजिएगा ग्रुप में। तो आप देखेंगे अजहर, वहां पे भी एक ही साइड ली जाती है। अब प्रोज एंड कॉन्स का मतलब ये है कि आप प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर आप चाहें तो बात कर लें, लेकिन आपकी साइड एक ही होगी, वही एक ही साइड लेंगे आप जो है वो, ठीक है। और तीसरी स्टेटमेंट में भी एक साइड होगी, ये जो अभी इमन दुरानी साहब अभी भेजेंगे ग्रुप में, आप देखेंगे तो उसमें यही उसने किया है कि वो एक साइड लेके आपको दिखाएगा, ठीक है। अच्छा जी। चलिए जी, मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने कुछ सीखा। तो मुलाकात होती है आप लोगों से अगली क्लास में इंशाल्लाह ऑन मंडे। टिल देन अपना ख्याल रखिए। और एक एक्टिविटी अहम है जो आप लोग करेंगे, और वो एक्टिविटी ये है कि हमारे पास जो है, एक तो आप काम ये कीजिएगा कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं,
जी एमन, मैं देखूंगा, शायद मेरे इनबॉक्स में हो, मैं कर दूंगा। आप रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, एक चीज तो आप ये कीजिएगा कि सीएसएस के पेपर उठाइएगा। 2020, 2020 का ले लीजिएगा। अपनी मर्जी का कोई सा एक टॉपिक उठाएं, उस पर इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके ऊपर कंक्लूजन लिखिए। ठीक है? इंट्रोडक्शन लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, और प्लीज उसको कंक्लूड करने और इंट्रोडक्शन लिखने से पहले इस फाइल का प्रिंट ले लीजिएगा। ठीक है? मैंने वर्ड प्रिंट यूज किया है, प्लीज इसको दोबारा सुन लीजिएगा, इसका प्रिंट ले लीजिएगा। प्रिंट ले लीजिएगा, प्रिंट ले लीजिएगा। आप इसको देखो, पीडीएफ में ना हमारे भी ग्रुप बने हुए हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत से लोग भेजते रहते हैं मैसेजेस। अब पीडीएफ पे इस जमाने में रिलाई नहीं कीजिएगा। ठीक है? ये फाइल आपके पास होनी चाहिए, ये वाली फाइल होनी चाहिए। और इसको आपने एक से दो दफा पढ़ना है ये लिखने से पहले। ठीक है? 2020 का जो पेपर है उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और उसका कंक्लूजन जो है वो जरूर लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद मेक इट श्योर कीजिए कि आप खुद भी इसमें रिलेट कर पाएंगे, जो जो आपने पैरामीटर्स हैं वो कहाँ तक आप जो है वो उसको फॉलो कर पाए। और जब मैंने इसका प्रिंट कहा, तो मैंने इसलिए प्रिंट कहा था कि इसके अंदर जो है कुछ कोटेशंस हैं। ठीक है? यूजफुल कोटेशंस हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा, फ्राइडे से लेके मंडे तक ऑब्वियसली टाइम होता है आपके पास जो है। तो ये कोटेशंस जो है वो इनको मेमोराइज कर लीजिएगा। मैंने 2 से 3 दफा एक्टिविटीज ये दे दी है अलबत्ता, तो अगर आप इन्हें मेमोराइज कर लेंगे तो आपको काफी हेल्प हो करेंगे। ठीक है? मदीहा शरीफ साहबा, इस क्वेश्चन को हम तब तक नहीं आपको आंसर कर पाएंगे जब तक आप ये नहीं समझेंगे। ये दानियाल ने भी क्वेश्चन पूछा था, प्रोज एंड कॉन्स वाला, और मैंने तब वहां पे भी वही डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आप ना इसका, इस बुक का चैप्टर नंबर 8 देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 8 का ये भी जो पेज है ना यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, इसको एक दफा देखिएगा। आई एम श्योर कि ये आपके जो है वो क्वेश्चन का आंसर करेगा। मैं पार्शली इसको आंसर कर पाऊंगा और टाइम की कमी की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो है, यस, देखिएगा जरा मदीहा, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, फोकस कीजिएगा। अब यहाँ पे जो है, दे आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू यूजिंग न्यूक्लियर पावर। प्रोज को भी इसने कर दिया, और इसने जो है वो कॉन्स को भी डिस्कस कर दिया। ऐसा ही है मदीहा शरीफ। मैं फिलहाल मदीहा साहबा का करूंगा, उसके बाद आपका अहमद रोहन साहबा, अगर आप मुझे इजाजत देती हैं तो। कहाँ गई हैं जी मदीहा शरीफ साहबा? प्लीज अपना माइक ओपन कीजिएगा। कि मदीहा साहबा, अगर आप माइक ओपन नहीं कर सकेंगे, यस ओके यस हो गया। यस सर ओके। अच्छा जी। अब मुझे जरा ये बताइएगा कि यहाँ पे तो प्रोज की भी बात की है और कॉन्स की भी बात उसने कर दी है ना, जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू यूजिंग न्यूक्लियर पावर। ऐसे ही है ना? जी जी सर। लेकिन ये एक थीसिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है? अच्छा, ये थीसिस स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? ये थीसिस स्टेटमेंट अजहर भाई आप भी जरा देखेगा, इस तरह से हो सकती है कि although there are some advantages, using nuclear power has many disadvantages। अब ये देखें, अब आप कहेंगे कि सर इसमें भी तो यहाँ तक वही बात की है कि एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इसकी लास्ट लाइन देखिएगा, एंड शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज एनर्जी प्लान। आप समझ गए हैं? आपका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आखिर वाली लाइन में मौजूद होना चाहिए, जैसे इसने मेंशन किया वो लास्ट लाइन पे होना चाहिए। जैसे इसने कहा कि देयर आर सम एडवांटेजेस एंड यूजिंग न्यूक्लियर पावर हैज मेनी डिसएडवांटेजेस एंड शुड नॉट बी पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज एनर्जी प्लान। अगर आप प्रोज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो प्रोज पर चले जाएं, आप उसके कॉन्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो कॉन की तरफ चला जाए, लेकिन आपको एक्सप्लिसिटली एक साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन मदिहा? यस सर। ओके, प्लीज एमन दुरानी साहब, आप अपना माइक ओपन कीजिएगा। सर आपने अभी हमें असाइनमेंट दी है ना कि हमने इंट्रोडक्शन लिखना है और कंक्लूजन लिखना है। तो आपने ना हमें एक मेथोडोलॉजी बताई है, जैसे इंट्रोडक्शन में पहले हम लोग अटेंशन ग्रैबर लिखते हैं, फिर आउटलाइन रिफ्लेक्शन लिखते हैं, फिर तीसरी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये तो वेरी करता है फ्रॉम ऐसे टू ऐसे ना, कि आर्गुमेंटेटिव में हम कैसे लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में हम कैसे लिखते हैं। तो सर जो 2020 का जो वो है क्या कहते हैं एसेज है, उसमें तो डिफरेंट काइंड ऑफ एसेज है ना। तो अगर हम लोग एक ऐसे सिलेक्ट करें, बट अभी तो हमने सिर्फ एक टाइप पढ़ी है ना, तो फिर हम लोग ये कैसे करेंगे?
उसमें आर्गुमेंटेटिव मौजूद होगा। सीएसएस में 2 से 3 आर्गुमेंटेटिव मौजूद होते हैं, और आप अभी आर्गुमेंटेटिव को भी ले लीजिएगा, ठीक है। बट सर, आप सर प्लीज। आपने जो हमें पढ़ाया, इंट्रोडक्शन जो समझाया, वो तो एक्सपोजिटरी नहीं है कि पहले अटेंशन ग्रैबर आता है, फिर बीच में आउटलाइन आता है, उसकी रिफ्लेक्शन, फिर एंड पे थीसिस स्टेटमेंट। आर्गुमेंटेटिव में पहले हमारे पास जो वो है थीसिस स्टेटमेंट, वो मिड में नहीं आती आर्गुमेंटेटिव में। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट कहीं पे भी मिड में नहीं आती है इमन दुरानी साहिबा। और इस पे मैं चाहूंगा कि हम बेहतर बात करने की पोजीशन में होंगे अगर आप काइंडली एक दफा एक्सपोजिटरी को देख लें, आर्गुमेंटेटिव को देख लें, नैरेटिव को देख लें, लिटरेरी को देख लें। इन्हें एक दफा आप रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि ऐसे आप ये जो जो आप बात कर रहे हैं ये बेसिकली डिस्कोर्सेज हैं, ठीक है। डिस्कोर्सेज हैं, डिफरेंट डिस्कोर्सेज की बात आप कर रहे हैं। ऐसे लिखने का जो थीसिस स्टेटमेंट है वो हर ऐसे में ही इंट्रोडक्शन के लास्ट पे आएगी, ठीक है। वो टाइप से चेंज नहीं होगी कि हम यहाँ पे एक्सपोजिटरी है तो यहाँ पे जाएंगे। ये बेसिकली बात ये है कि आर्ग्यूमेंट्स में आपको आर्ग्यूमेंटेशंस करने होते हैं ना, आपको एक साइड लेनी होती है। इसी तरह सही। से जब आप डिफरेंट जो है वो एक्सपोजिटरी में चले जाते हो, वहां पे आपको एक्सपोजिशन टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि शायद ये हमने एक सेटिंग के लिए पढ़ा है। ये सब जी सेटिंग्स के सर। लिए जो वो आप बात कर रहे हैं वो डिस्कोर्सेज हैं, ठीक है। देखिए वो एक लिंग्विस्टिक्स में एक बड़ी अच्छी टर्म है डिस्कोर्स जी, एनालिसिस जो है। कन्वर्सेशन मींस के टू हाँ कन्वे। जी जी जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं आपके क्वेश्चन का क्रक्स समझा हूँ वो ये है कि आप जरा इन फॉर्म्स को देख लीजिएगा। ऐसे का पैटर्न यही होगा, थीसिस स्टेटमेंट हर दफा यहीं पे रहेगी, आउटलाइन जो है वो इसी पैटर्न पे होंगी। वो भले आप लिटरेरी एसेस की तरफ जा रहे हो, आप भले जो है वो एक्सपोजिशन की तरफ जा रहे हो, एक्सपोजिटरी लिख रहे हो, या आप आर्गुमेंटेटिव की तरफ जा रहे हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन जी, किसी और का कोई सवाल हो? चलिए जी, अल्लाह ताला के साथ आप सबको कामयाब करे। आखिरी अच्छी बात वो ये है कि बारिश का एक कतरा अगर गिरता है पानी का, अगर वो पत्थर में सुराख कर सकता है तो आप तो फिर जीते जागते इंसान है यार। आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? स्टे ब्लेस्ड, कीप शाइनिंग, और ये याद रखिएगा कि अल्लाह कभी भी मेहनतों को रायगा नहीं जाने देता। अल्लाह ताला के साथ जरूर कामयाबी देते हैं उन लोगों को जो मेहनत करते हैं। मेहनत करते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप शाइनिंग। खुदा हाफिज़।